नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। पूर्व औपनिवेशिक भारत के सिक्के, मतलब प्री कॉलोनियल इंडिया में जो कॉइनेज था। हमारे पास इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं और ये अंश हमें उस दौर की करेंसी व्यवस्था की एक झलक देते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा मकसद है इन अलग अलग सिक्का प्रणालियों की बारीकियों को समझना, उनकी खास बातें क्या थीं, वे क्यों अनोखे थे और उनका मतलब ऐतिहासिक संदर्भ क्या था। चलिए इस फैसिनेटिंग मौद्रिक भूल भुलैया को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उस दौर के एक बहुत बड़े खिलाड़ी से, मुगल साम्राज्य। उन्होंने एक तरह की व्यवस्था लाने की कोशिश की थी। हाँ, मुगलों ने जो किया वो काफी प्रभावशाली था। उन्होंने एक मानकीकृत त्रिधातु प्रणाली स्थापित की। इसमें सोना, चांदी, तांबा तीनों थे। सोने की मोहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम। और ये ध्यान देने वाली बात है कि यही रुपया, यही आगे चलकर हमारे आधुनिक भारतीय रुपये का आधार बना। लेकिन क्या ये सिक्के सिर्फ वजन और धातु के बारे में ही थे, या इनमें कुछ कलात्मकता, कुछ खूबसूरती भी थी? बिल्कुल थी। मानकीकरण तो था, लेकिन साथ ही कलात्मकता पर भी जबरदस्त जोर था। सिक्कों पर आपको बेहतरीन सुलेख मिलेगा, सुंदर फूलों के डिजाइन मिलेंगे। ये तो साम्राज्य की शान और उनके कला प्रेम के प्रतीक भी थे। और मैंने जहांगीर के जमाने के कुछ खास सिक्कों के बारे में भी सुना है, कुछ अलग थे वो। हाँ, जहांगीर के शासनकाल के सिक्के तो कुछ अलग ही कहानी कहते हैं। राशि चक्र वाले सिक्के और कुछ पर तो जहांगीर का खुद का चित्र, ये बेहद दुर्लभ और खास हैं। अच्छा, मुगलों के बाद एक और बड़ी ताकत उभर रही थी, मराठा। उनके सिक्कों की क्या कहानी है? मराठा परिसान के सिक्के एक अलग कहानी कहते हैं। बिल्कुल, इन पर अक्सर आपको देवनागरी लिपि मिलेगी और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम या उनके प्रतीक चिन्ह पाए जाते हैं। उनके कुछ प्रमुख चांदी के रुपए थे, जैसे पूना टकसाल का हाली सिक्का या फिर अंकुशी और चंदोरी रुपए। ये अलग अलग समय और क्षेत्रों में चलते थे। ये सिक्के मराठा गौरव और उनकी बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक थे। वहीं एक और समकालीन शक्ति थी, सिख साम्राज्य। उन्होंने तो अपनी मुद्रा को बिल्कुल अलग ही दिशा दी। उनके सिक्कों में क्या खास था? सिख साम्राज्य के सिक्के, जिन्हें नानक शाही रुपया कहा जाता है, वो वाकई अनोखे हैं, एकदम अलग। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन पर किसी शासक का नाम नहीं होता था, किसी राजा का नाम नहीं। इसके बजाय इन पर धार्मिक शिलालेख होते थे। इनमें सिख गुरुओं, खासकर गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी का आह्वान होता था। तो ये सिक्के सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थे, बल्कि सिख समुदाय के मूल्यों और उनके विश्वासों के प्रतीक भी थे। चलिए अब दक्षिण की ओर चलते हैं, मैसूर साम्राज्य की तरफ। वहां किस तरह के सिक्के चलते थे? मैसूर में देखिए, शुरुआत में वोडेयार राजवंश का शासन था और उनके सोने के सिक्के पगोड़ा कहलाते थे। ये दिलचस्प इसलिए हैं क्योंकि इन पर अक्सर हिंदू देवी देवताओं के चित्र होते थे, जैसे लक्ष्मी नारायण या चामुंडेश्वरी। ये उस समय की धार्मिक मान्यताओं को दिखाता है। लेकिन फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान का दौर आया। उन्होंने इस व्यवस्था को बदला क्या? हाँ, उन्होंने पगोड़ा को तो बनाए रखा, वो सोने का सिक्का चलता रहा, लेकिन सिक्कों के डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव किए। हैदर अली और खासकर टीपू सुल्तान ने सिक्कों पर फारसी लेख खुदवाए और नए रूपांकन पेश किए। टीपू के सिक्कों पर हाथी का चित्र बहुत मशहूर हुआ। हाथी को मैसूर की ताकत का प्रतीक माना जाता था, खासकर उनकी सैन्य ताकत का। इसके अलावा टीपू ने सिक्कों के नाम भी बदले, कुछ इस्लामी संतों या खलीफाओं के नाम पर रखे। टीपू सुल्तान के सिक्के, खास तौर पर वो हाथी वाले, वो मैसूर की मिलिट्री पावर, उनके शासन की आधुनिकता। उन्होंने सिक्कों को अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्वाकांक्षाओं को जाहिर करने का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया। अब उस दौर की बात करते हैं जब ब्रिटिश प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। ब्रिटिश शासन के तहत जो रियासतें थीं, उनका क्या हुआ? क्या उन्होंने अपने सिक्के बनाने बंद कर दिए? नहीं, यही बात तो दिलचस्प है। ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के बाद भी कई रियासतों ने ब्रिटिश भारतीय मुद्रा के साथ साथ अपने सिक्के ढालना जारी रखा, क्योंकि मुगल रुपया तब तक एक तरह का स्टैंडर्ड बन चुका था। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। हाँ, हैदराबाद ने अपना हैदराबादी रुपया जारी रखा, जिसे बाद में हाली सिक्का कहा गया। इन सिक्कों पर निजाम का नाम और उनकी उपाधियां लिखी होती थीं, और फिर 20वीं सदी में उनके सिक्कों पर हैदराबाद की मशहूर इमारत चारमीनार का चित्र भी आने लगा। ये एक बहुत स्पष्ट स्थानीय पहचान का प्रतीक था। ये दिखाता था कि रियासत की अपनी एक अलग हैसियत है। त्रावणकोर की मुद्रा प्रणाली तो काफी अनूठी थी, बिल्कुल।
उनके पास चांदी का चक्रम था जो एक छोटी लोकल यूनिट थी, और तांबे का कासू जो उससे भी छोटी इकाई थी, और इसके अलावा एक बड़ा त्रावणकोर रुपया भी चलन में था। इन सिक्कों की खास बात थी उन पर बने वैष्णव प्रतीक, जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ा हुआ शंख। ये दिखाता था कि रियासत के शासक कितने गहरे वैष्णव भक्त थे। और मैंने सुना है कि उनके कुछ सिक्कों पर 2 भाषाएं भी होती थीं, मलयालम और अंग्रेजी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जबकि दोनों भाषाओं का होना वो उनके बदलते समय के साथ चलने की कोशिश को दर्शाता था। बहुत दिलचस्प। अब पश्चिम की ओर चलते हैं। बड़ौदा रियासत, वडोदरा, वहां के सिक्कों में क्या विकास देखने को मिलता है? बड़ौदा का उदाहरण भी काफी रोचक है। शुरुआती दौर में उनके सिक्के भी मुगल बादशाह के नाम पर ही जारी होते थे, लेकिन बाद में गायकवाड़ शासकों ने अपने नाम और उपाधियों के साथ सिक्के जारी करना शुरू कर दिए हैं। इन पर फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में लेख मिलते हैं, और सबसे खास बात, कुछ सिक्कों पर शासक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय उनका चित्र भी अंकित किया गया। ये मुगल प्रभाव से हटकर एक विशिष्ट गायकवाड़ पहचान बनाने का तरीका भी था, और साथ ही शायद यूरोपीय शक्तियों के साथ बराबरी का दावा करने का भी। और कच्छ रियासत के बारे में क्या? उनके सिक्कों की कहानी में क्या मोड़ आते हैं? कच्छ के शुरुआती सिक्के भी सत्ता के संतुलन का एक और दिलचस्प उदाहरण है। उन पर अक्सर दोहरा नाम होता था, एक तरफ मुगल बादशाह का नाम और दूसरी तरफ स्थानीय कच्छ शासक जो जाम या राव कहलाते थे उनका नाम। ये दिखाता है कि स्थानीय शासक अपनी सत्ता तो जता रहे थे, लेकिन मुगल आधिपत्य को पूरी तरह नकार भी नहीं रहे थे। कच्छ ने धीरे धीरे ब्रिटिश टकसाल के जो मानक थे, यानी वजन और शुद्धता के नियम, उनको अपनाना शुरू कर दिया। तो हमने आज क्या देखा? एक अविश्वसनीय विविधता, है ना? मुगल मानकीकरण की कोशिशों से लेकर सिख सिक्कों पर धार्मिक शिलालेखों तक, मैसूर के शाही हाथियों से लेकर त्रावणकोर के पवित्र शंख और हैदराबाद की चारमीनार जैसे रियासतों के अनूठे प्रतीकों तक, हर सिक्के की अपनी कहानी है, अपनी पहचान। बिल्कुल। हर सिक्के के पीछे एक युग की कहानी छुपी है, और उसे समझने की कोशिश करना अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है। और अंत में एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ते हैं, क्या डिजिटल पैसा उसी तरह सांस्कृतिक या राजनीतिक पहचान व्यक्त कर सकता है जैसे सदियों पहले ये धातु के सिक्के करते थे? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।